हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। दोनों तरह के फोर्सेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं, अट्रैक्शन वाला भी और रिपल्शन वाला भी। ठीक है। अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। कितने फोर्स से रिपल करेगा एक चार्ज को या कितने फोर्स से एक चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दो चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है। सबसे पहली बार इस फोर्स की क्वांटिटी कूलम ने डिसाइड की। कूलम ने बताया कि जब भी दो चार्ज आमने सामने आएंगे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये था कि उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन लगाता है। तो हमने देखा कि मटेरियल लगाता है। फिर हमने देखा कि मटेरियल दो तरह के फोर्सेस लगाता है। एक तो मास होने की वजह से कौन सा फोर्स बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मटेरियल अपने मास वाले कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है दूसरे मास वाली चीज़ पर। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जब किसी मटेरियल के पास आता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगता है दूसरे चार्ज पर। सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए। मास है तो मास पर ही ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। ठीक है। चार्ज है तो चार्ज पर ही इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो कूलम ने ये देखा कि मटेरियल दो तरह के ही फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स का कैलकुलेशन उनसे पहले न्यूटन कर चुके थे। जब कूलम ने अपना लॉ दिया था कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कितने होते हैं दो चार्ज के बीच, उससे पहले ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन बना चुके थे कि जब भी दो मास की बॉडी या दो बॉडी जिनके पास मासेस होंगे m1 m2, वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे होंगे तो एक दूसरे पर कितना ग्रेविटेशन का फोर्स अप्लाई करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन वाला होता है। तो न्यूटन ने ये बताया कि देखिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जिससे वो फोर्सेस बनते हैं उनके प्रोडक्ट पर। किससे बनता है ग्रेविटेशन फोर्स? मास से। तो दोनों बॉडी का मास, ठीक है, यही तो सोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स बनाने का। तो न्यूटन ने ये बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स जितना भी लगता है दो बॉडी के बीच में, वो किस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है दोनों बॉडी का मास कितना है उसके प्रोडक्ट पर। तो दोनों का जो मास है यानी फोर्स को बनाने वाला प्रॉपर्टी, इन दोनों के प्रोडक्ट पर ग्रेविटेशन का फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि देखिए अगर हम दो मास की बॉडी को इतने डिस्टेंस पर रखते हैं तो कुछ फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का। अगर हम डिस्टेंस को दूर कर देते हैं तो फोर्स वीक होने लगता है। अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना इंक्रीज कर दूं, जैसे सपोज 1 मीटर के डिस्टेंस पर दो मासेस रखे हुए हैं, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा के 2 मीटर कर दूं, 2 गुना बढ़ा दूं, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा था, 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ा देने से फोर्स आधा हो जाता है। आधा मतलब कितना, यानी कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जस्ट 4 टाइम। समझ आ रहा है? अगर हम डिस्टेंस को कितना कर रहे हैं? डबल। 2 गुना डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितने गुना कम हो जाता है? 4 टाइम कम हो जाता है। अगर मैं इसको 3 मीटर पर रख दूं, यानी 3 गुना डिस्टेंस को बढ़ा दूं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो हम देखते हैं कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो 27 गुना कम हो जाता है। ये कौन सा रूल है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उन्होंने ये बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के स्क्वायर पर, यानी 1 डिस्टेंस के स्क्वायर पर, जो भी डिस्टेंस दो मास के बीच में होता है। ठीक है। ओके। उसके अलावा उनको और कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने से उनका ये फॉर्मूला बना, ये। और आप सब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट न्यूटन ने इजाद किया और उस कांस्टेंट का नाम उन्होंने रखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की खासियत ये है कि पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, ये वाली g की वैल्यू नहीं बदलती। दैट इज 6.67 10 टू द पावर कितना होता है? -11 समथिंग, -11। ओके। ये g की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स, कहीं भी जाइए, एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट, एक स्टार से दूसरे स्टार, अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक, किसी भी प्लानेट में, किसी भी स्टार में, कभी भी g की वैल्यू नहीं चेंज होती।
ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी के आने जाने से, बीच में किसी मीडियम के होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता। ये किसने बनाया जी? ये नियम न्यूटन ने बनाया। अब न्यूटन ये जो नियम बना रहे थे किस फोर्स के लिए बना रहे थे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का फोर्स कौन लगाता है? मटेरियल। किस प्रॉपर्टी की वजह से? मास। अब मटेरियल के पास ही एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो भी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का कैलकुलेशन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि इसको भी कौन बनाता है? मटेरियल। और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कौन लगाता है? मटेरियल। तो कूलम ने इसको बेस बनाया और इसको छापा मारा, फोटोकॉपी किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से बनता है, किसकी वजह से? मटेरियल ही लगाता है। तो अगर मटेरियल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी फॉलो करता होगा। उन्होंने देखा हाँ ठीक है जी, फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए भी उन्होंने नियम बनाया, किसने? कूलम ने, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जब दो बॉडी, चार्ज बॉडी आमने सामने होती हैं, उनके डिस्टेंस को आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना करते हो तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स 4 गुना, 27 गुना डिक्रीज हो जाता है, 9 गुना, इस तरह करके डिक्रीज होता जाता है। ठीक है जी, ओके। फिर उन्होंने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। मास क्या है? इस फोर्स को बनाने वाली प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी किस पर डिपेंड करता होगा? जो उसको बनाती है, उसके प्रोडक्ट पर। कौन बनाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स? चार्जेस। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बिल्कुल कूलम की तरह, ग्रेविटेशन की तरह अपने सोर्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। हो गया? अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं मिली, जैसे उसमें नहीं मिली थी मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी पर। बस इसको उन्होंने कंबाइन किया कूलम ने, और इसको कंबाइन करके उन्होंने एक साथ नोट किया। ये ठीक सेम टू सेम, यहाँ तक सिमेट्री है, सेम टू सेम आ गया। ओके, अब जब आगे आना था और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके एक कांस्टेंट पुट करना था, तो कूलम जब एक कांस्टेंट पुट करते थे तो वो ये देखते थे कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का ये जो कांस्टेंट है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी मटेरियल बीच में आ जाए, आप कहीं भी चले जाइए, ये हमेशा अपनी वैल्यू मेंटेन रखता है, वो नहीं बदलता। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो कर रहा था। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो बॉडी के बीच बार बार चेंज हो जाता है। कब? अगर हम ये बीच का मीडियम चेंज कर दें। अगर बीच में एयर है, दो बॉडी है, चार्ज बॉडी, बीच में एयर है तो फोर्स कुछ लग रहा है। अगर बीच में एयर हटा के कोई दूसरा मीडियम रख दें, ग्लास रख दें, प्लास्टिक रख दें, वाटर रख दें, ग्लिसरीन रख दें, कॉटन रख दें, आयरन रख दें, कुछ भी मीडियम अगर हम दो चार्ज बॉडी के बीच में बदलते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं वो फोर्स भी बदल जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कांस्टेंट हमको यूज़ करना है वो कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। मीडियम बदला तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं बदलता, तो उनको मजबूरी में यहाँ तक तो सिमेट्री थी, लेकिन अब वो इसको नहीं छाप सकते थे क्योंकि ये कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल, ये नहीं बदलता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और ये किस पर डिपेंड करते हैं? बीच में कौन सा मीडियम है। तो इन्होंने एक नया कांस्टेंट बनाया और इसका हम नाम रख देते हैं C, और C डैश, बहुत से बुक में K डैश से ये इंडिकेशन मिलता है आपको। NCERT में K लिखा हुआ मिलेगा तो आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हैं, ठीक। हम भी बाद में K पे आ जाएंगे। ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उन्होंने फॉर्मूला बनाया और आप देख रहे हैं कि जस्ट ये फोटोकॉपी है ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का, ठीक है जी। ओके, बस इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आता है? ये प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स सेम रहता है, यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स है ग्रेविटेशन को बनाने वाला। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? इसका कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और इसका कांस्टेंट आर्बिट्रेरी होता है, बार बार बदल जाता है, ठीक है। कोई भी मीडियम आप चेंज करोगे चार्ज पार्टिकल के बीच का, ये फोर्स अलग हो जाएगा। पहले 10 न्यूटन लगता था, फिर 15 न्यूटन लगने लगेगा, कभी 5 न्यूटन लगने लगेगा। जैसे जैसे बीच का मीडियम आप चेंज करोगे फोर्स चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये उन्होंने बनाया और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ खेल कहाँ पर है? इस कांस्टेंट पर है, ठीक है, समझ आया। और इसका उन्होंने नाम रखा कूलम कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो आप
इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो हम 2 लाइन 3 लाइन का डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो विधिवत लिख सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये आपको बतानी चाहिए कि बेसिकली जिस तरह न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया था तो किसके लिए बनाया था, बेसिक चीज़ क्या थी, ये फोर्स कहाँ पर काम करता है। तो आंसर है 2 पॉइंट मास। पॉइंट मास, आप पेन की निब रख के छोड़ दीजिए कागज़ पर, तो जो पॉइंट बनेगा उतने छोटे साइज का पार्टिकल होना चाहिए, उतने छोटे मास के लिए ये फोर्स बनाया। तो सेम टू सेम मटेरियल का ये भी एक दूसरा रूप है, मैटर का ही लगाया हुआ दूसरा फोर्स है। तो कूलम ने भी ये बेसिक फोर्स किसके लिए बनाया, पॉइंट चार्ज के लिए बनाया। ये बड़ी बॉडी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर बॉडी बड़ी होगी तो फिर हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और फोर्स की डायरेक्शन स्कैटर्ड हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर हमको समझ नहीं आएगा कि किधर लगाना है। इसलिए बड़ी बॉडी के लिए ये नियम नहीं है, ये नियम किसके लिए बनाया गया है, एक पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया है, पॉइंट चार्ज के पार्टिकल के लिए। ठीक बात। इसको अब हम नोट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको अलग अलग इसको नोट करें, इसको नोट करें, इसको नोट करें, या हम एक लाइन का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, वो सफिशियंट है। तो चलो पहले इसको नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट करें। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, देन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। ठीक है, समझ आता है। एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी 1/r²। अच्छा, ये 2 पॉइंट चार्जेस हमने प्लेस किए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r से दिखाया है, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आप वो स्टेप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2/r²। ठीक है, ये बन गया। तो 1 और 2 मार्क के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हमने इसमें बात की कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, मीडियम किसको कहते हैं, और ये डिपेंड कैसे करता है, क्या फ़र्क पड़ता है इस फोर्स को। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ मीडियम समझिए। मीडियम किसको बोलते हैं अपन, किसी भी चीज़ को जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में आ जाए। समझे, जैसे एयर है, अगर मैं 2 चार्जेस यहाँ हवा में ऐसे रख दूँ तो बीच में अगर कुछ नहीं दिख रहा तो एयर तो है ना, तो दोनों चार्ज के बीच में हम क्या मान लेंगे, मीडियम को, एयर। अगर दोनों चार्ज को उठा करके हमने पानी में डाल दिया, डिप कर दिया, तो आप दोनों चार्ज के बीच में कौन है, पानी, तो उस समय मीडियम कौन है, पानी। समझ आ रहा है। दोनों चार्ज के बीच में हमने ग्लास रख दिया, कांच, और अगल बगल चार्ज रख दिए, तो फिर इस समय मीडियम कौन है, ग्लास। प्लास्टिक रख दिया, लकड़ी रख दिया, पॉलीथीन रख दिया, कपड़ा रख दिया, कुछ भी रख दिया, दीवार लगा दिया, दीवार के अगल बगल चार्ज रख दिए, तो मीडियम समझ रहे हैं। चार्ज के बीच में जो चीज़ भी आएगी वो मीडियम है। हर मीडियम के पास हजारों तरह की गुण हो सकते हैं, हजारों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मीडियम के पास कलर हो सकता है, मीडियम की डेंसिटी हो सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मीडियम का मास हो सकता है, मीडियम का वॉल्यूम हो सकता है, कोई मीडियम ठंडा हो सकता है, कोई मीडियम हॉट हो सकता है। बात समझ रहे हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी मीडियम की हो सकती है। मीडियम के पास अलग अलग गुण हो सकते हैं। वो कौन सा गुण होता है मीडियम के पास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अफेक्ट करते हैं। ये जो फोर्स बन रहा है, ये फोर्स कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं ना इस फोर्स को। अब ये फोर्स किससे प्रभावित होता है, किससे अफेक्ट होता है, मीडियम की मौजूदगी से। अगर 2 चार्ज के बीच में मीडियम आ गया तो उसकी मौजूदगी की वजह से ये चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो अफेक्टेड हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मीडियम हटा लें तो फोर्स बढ़ जाएगा, मीडियम डाल दें तो फोर्स कम हो जाएगा। यानी मीडियम क्या काम करता है, फोर्स को अफेक्ट करने का काम करता है, कम करने का, ज़्यादा करने का, ये मीडियम करता है। अदरवाइज अगर मीडियम नहीं हो तो फोर्स 100% लगेगा। जितना ये फोर्स लगाने के लिए रस्सियाँ भेजेगा इसको पकड़ के खींचने के लिए, 100% रस्सी इसको पकड़ के खींच के ले आएगी। लेकिन अगर कोई मीडियम आ गया तो फिर 100% रस्सी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, मीडियम कुछ को खा जाएगा। समझ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स बनता है चार्ज की वजह से बनता है, और चार्ज की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो किससे प्रभावित होता है, मीडियम से। ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मीडियम के पास सैकड़ों तरह के गुण हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने 2-4 गुण गिना दिए। डेंसिटी हो सकती है, कोई मीडियम सॉफ्ट हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है। डेंसिटी अलग अलग होती है हर पार्टिकल की, हर मटेरियल की। समझ रहे हैं।
किसी का स्टेट हो सकता है हम सॉलिड स्टेट में मीडियम रख रहे हैं, लिक्विड में रख रहे हैं, कभी गैस रख दिए बीच में मीडियम, तो स्टेट भी होता है एक प्रॉपर्टी मीडियम के पास। हमने ठंडा मीडियम रखा, कभी हमने गर्म मीडियम रखा, कभी हमने नॉर्मल टेम्परेचर वाला मीडियम रखा, कभी हमने पानी डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। यानी एक मीडियम के पास सैकड़ों तरह के गुण हो सकते हैं, सैकड़ों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब मीडियम क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स को अफेक्ट करने का काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो मीडियम की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिस्टर्ब करती है? बाकी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक मीडियम के पास कलर होता है, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर होता है ना, ये उसका गुण है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग डेंसिटी होती है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। तो इसी तरह से एक गुण और है मटेरियल के पास, क्या है? एक गुण और होता है जिसको आप नहीं पहचानते, और उस गुण का काम क्या होता है? सिर्फ एक काम होता है, क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिस्टर्ब करना, कम करना, ज़्यादा करना, ठीक है, समझे कि नहीं? जैसे कोई ब्लैक कलर की बॉडी हो, ब्लैक कलर की, तो वो सन रेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा हीट हो जाती है। और अगर वाइट कलर की कोई बॉडी हो तो वो सन रेज को नहीं करती एब्जॉर्ब, इसलिए गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पसंद करते हैं पहनना। ब्लैक कपड़े पहन के निकलो, 10 मिनट में आप पसीने पसीने हो जाओगे, और गर्मी इतनी लगेगी कि आपको उतारना पड़ेगा कपड़े। समझ आया? तो ये किसकी विशेषता है? ब्लैक कलर की। कपड़ा एक मटेरियल है और उसके पास एक गुण क्या है? ब्लैक कलर, उसका कलर। कलर अलग अलग होता है तो देखिए वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। इसी तरह से मटेरियल के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ क्या काम करने के काम में आती है? फोर्स को इफेक्ट करने के काम में आती है। उस प्रॉपर्टी का हमने नाम रखा है परमिटिविटी। क्या नाम है? हाँ, अब आपके लिए ये नया शब्द है क्योंकि हम इसको किससे लिंक कर रहे हैं? मटेरियल से। मटेरियल के पास लाखों तरह के गुण हो सकते हैं, लाखों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब लाखों प्रॉपर्टी के नाम आप तो नहीं जानते ना, उसी तरह से उसी में से एक प्रॉपर्टी कौन है? परमिटिविटी। और सिर्फ इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को डिस्टर्ब करना। बाकी किसी फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करते, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ते छाड़ते। परमिटिविटी ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करती, ये सिर्फ किसको डिस्टर्ब करने का काम करती है? इलेक्ट्रिक। जो चार्ज बनाते हैं फोर्स, उस फोर्स को डिस्टर्ब करती है। तो हमने मटेरियल के उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है? परमिटिविटी रखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज परमिटिविटी, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। किसका गुण है ये? किसके पास होता है परमिटिविटी? मटेरियल के पास। और इसका काम क्या होता है? इट अफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ये फोर्स मेड बाय द चार्जेस। समझ आया? तो अब हम यहाँ पर लेते हैं, चूंकि ये फोर्स मीडियम की वजह से प्रभावित होता है, इसलिए वो वाला गुण तो बताइए मीडियम का जिसकी वजह से ये फोर्स प्रभावित होता है। तो हमने उस मीडियम के उस गुण का नाम क्या रख दिया? परमिटिविटी। तो इसको नोट कीजिए, परमिटिविटी को। लिखिए, परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। व्हाट इज परमिटिविटी? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। किसका गुण होता है? मीडियम का गुण होता है। मीडियम यानी मटेरियल कोई भी। और इसका काम क्या होता है? इट अफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? ओके। अब कैसे इफेक्ट करता है? ठीक है, परमिटिविटी का सेंस क्या होता है, ये इफेक्ट कैसे करता है? ठीक। अच्छा, उससे पहले परमिटिविटी के लिए हमने एक सिंबल रिजर्व किया हुआ है फिजिक्स में, और थ्रू आउट द फिजिक्स आप कभी भी परमिटिविटी पढ़ेंगे हमेशा यही सिंबल यूज़ करना है। और इसके लिए हमने सिंबल बनाया है एप्सिलॉन। ये इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। ये ठीक है जी, क्या पढ़ना है इसको? एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस परमिटिविटी के लिए हमने एक सिंबल रिजर्व कर दिया एप्सिलॉन। कभी भी आएगा आगे तो हम इसको एप्सिलॉन ही लिखेंगे, और आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, परमिटिविटी की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ओके। कैसे ये चार्ज के द्वारा बनाए हुए फोर्स को अफेक्ट कर देता है, कैसे करता है? ठीक है, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आगे चल के हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। हम ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, लेकिन कैसे लगाता है? कोई तो आता होगा ना पकड़ के खींचने, तो वो जो आता है पकड़ के खींचने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये, ठीक है, इसको फोर्स लगाना है। सामने कोई और चार्ज पार्टिकल आने वाला है,
अब इसको पकड़ के चार्ज पार्टिकल को खींचना है। तो अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, क्योंकि हम लॉ किसके लिए बना रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो ये कितने डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, कितने डायरेक्शन में, तो आंसर है ऑल डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट कैसा होता है, बिल्कुल छर्रा इमेजिन कीजिए आप, छर्रे से भी छोटा छर्रा, सबसे छोटा कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा ना, स्फीयर जैसा छोटा सा स्फीयर निग्लिजिबल। तो वो कितने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, आंसर है हर डायरेक्शन में, ऐसे जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो। इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर का सेंटर इमेजिन कीजिए। अगर उस सेंटर में मैं लाइट जला दूँ, क्या जला दूँ, एक छोटा सा बल्ब जला दूँ, तो उस बल्ब की रोशनी फुटबॉल के कौन कौन से सरफेस पर टच करेगी, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा। फुटबॉल के अंदर ना हमने सेंटर में उसके एक बल्ब जलाया छोटा सा, तो उस बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो फुटबॉल के कौन कौन से सरफेस पर टच करेगी, ऑल सरफेस। समझ रहे, ऑल सरफेस का मतलब समझ में आया, इधर से भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, 8 दिशाएं आ गई, 16 दिशाएं आ गई, सारी की सारी, समझ गए। इसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो हर डायरेक्शन में निकलती है, यानी वो कितनी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है चार्ज पार्टिकल, हर डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन का नाम सुनिए, ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी ये पूरा फुटबॉल पूरी सरफेस दिखा रहा हूँ आपको मैं ऐसे, समझ आ रहा है, और ये उसका सेंटर है फुटबॉल का, इमेजिन हुआ, हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये पूरी डायरेक्शन, इस पूरे डायरेक्शन को बोलते हैं 4 पाई। कितना बोलते हैं, ये पूरा एंगल, पूरा स्फीयर का एंगल कितना बनता है, 4 पाई। तो 4 पाई मतलब ऑल एंगल, पूरा कवर हो गया चारों तरफ फुटबॉल जैसे, ठीक है। तो आप जब भी पूछेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल कितने डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, 4 पाई के एंगल में फोर्स लगा सकता है। 4 पाई का एंगल मतलब समझ गए, ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब इससे इमेजिन कीजिए, फोर्स लगाने के लिए ये कुछ तो भेजता होगा ना सामने वाले चार्ज को पकड़ के खींचने के लिए, तो ऐसे इमेजिन कीजिए इससे बहुत सारे तार निकल रहे हैं, धागे, स्ट्रिंग, ठीक है, कितनी डायरेक्शन में निकल रहे हैं, 4 पाई। तो एक एक धागा हर डायरेक्शन में है, जिधर भी आप इमेजिन करो, हर डायरेक्शन में, 4 पाई के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितनी डायरेक्शन में अपने स्ट्रिंग को भेजता है फोर्स लगाने के लिए, 4 पाई, ठीक है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया, इसको ये क्या करने वाला है, पकड़ के खींचने वाला है फोर्स लगा के, ठीक है। अब बताइए ये कितनी डायरेक्शन में स्ट्रिंग भेज रहा है, ऑल डायरेक्शन, 4 पाई के डायरेक्शन में। जब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल सामने आएगा तो इसको पकड़ने के लिए कितनी स्ट्रिंग भेजेगा, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस सिधाई में है। तो इस सिधाई में जो स्ट्रिंग आता होगा सिर्फ वही स्ट्रिंग इसको पकड़ के खींचेगा, बाकी की स्ट्रिंग तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऑल डायरेक्शन में। लेकिन ये जहाँ रखा है इस डायरेक्शन में इसका जो स्ट्रिंग आता होगा वही ना फोर्स लगाएगा। तो कितने स्ट्रिंग निकली इसमें से, 4 पाई। उसमें से एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ के खींचने के लिए ये कितने स्ट्रिंग भेज रहा है, 1, ओनली 1। तो इस चार्ज पार्टिकल पर ये जो फोर्स लगाएगा तो क्या इसका 100% फोर्स इस पर लगेगा, या सिर्फ वो एक इफेक्ट वाला फोर्स इस पर लगेगा, बाकी के फोर्स के इफेक्ट तो अलग अलग डायरेक्शन में है 4 पाई के। तो इस पे क्या इसका 100% 4 पाई वाला पूरा का पूरा फोर्स लगेगा, या उसमें से सिर्फ एक फोर्स लगेगा, सिर्फ एक इफेक्ट वाला फोर्स इस पर लगता है, क्योंकि बाकी तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। समझ आया। तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो फोर्स कितना होता है, 4 पाई या 1 आउट ऑफ 4 पाई, 1 आउट ऑफ 4 पाई। समझ में आया। तो हमने ना ये जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बनाई, अगर हम यहाँ पर सिर्फ C लिख देते हैं, कूलम कांस्टेंट, तो ये नहीं बताता कि मीडियम के किस गुण की वजह से ये फोर्स अफेक्टेड होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर दें और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लिख दें जो उस मीडियम का गुण बताए कि इस गुण की वजह से ये फोर्स अफेक्ट होता है। और उस गुण का हमने नाम क्या रखा है, परमिटिविटी। परमिटिविटी वो गुण है मीडियम का ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स कम या ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ C लिखा हो तो क्या ये C बताता है कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी इस फोर्स को अफेक्ट कर रही है? आंसर है नहीं। C तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, चूंकि ये फोर्स मीडियम से इफेक्ट होता है तो यहाँ वो इफेक्ट दिखना भी तो चाहिए कि मीडियम के कौन से प्रॉपर्टी की वजह से इफेक्ट होता है, क्योंकि मीडियम के पास तो सैकड़ों तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी कौन है, ये परमिटिविटी। समझ आया। तो ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी पर। अब ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये C, ये फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या 4 पाई के इफेक्ट से इफेक्ट होता है या सिर्फ 1 आउट ऑफ 4 पाई से होता है?
1 आउट ऑफ 4 पाई, क्योंकि बाकी सारे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं स्ट्रिंग। तो ये जो हमारा फोर्स है ये कितना इफेक्ट होता है, ओनली 1/4 पाई से। तो 1/4 पाई क्यों आता है, समझ आया आप कि नहीं आया? अच्छा, अब देखिए ये फोर्स की जगह पर लिखा हूं मैं ना, दिस इज बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। आप देखिए इस फोर्स का काम। अब मीडियम का ये जो गुण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, परमिटिविटी, ये क्या करता है, ठीक है? देखिए हमने 2 चार्ज पार्टिकल लिए, ध्यान से समझेंगे इसको आप लोग। ये 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है? क्या है? 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अब ये क्या करता है, इसको पकड़ के खींचना चाहता है, तो ये इसका फोर्स लगाने का अपना एक मेथड होगा। ये क्या करता है, इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ से 100 स्ट्रिंग भेजता है, इसको पकड़ के ले आओ। कितने स्ट्रिंग भेजा? एक एक स्ट्रिंग का मतलब है एक एक फोर्स, एक एक स्ट्रिंग के पास एक एक फोर्स है, मतलब ये कितने फोर्स भेज रहा है इसको पकड़ने के लिए? 100 फोर्स, ठीक है। अगर बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी खाली है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, तो जब ये 100 धागे भेजेगा इसको पकड़ने के लिए, तो कोई रोकने वाला मौजूद है क्या? नहीं। तो 100 के 100 धागे यहाँ पहुँच गए, 100 के 100 फोर्स से ये ऐसे खींच के आ जाएगा, समझ आया? लेकिन अगर मैं इसके बीच में ये रख दूँ ऐसे, ये एक मीडियम मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, एक मीडियम आ गया, ये कोई भी मीडियम होगा। अब इसने कितने स्ट्रिंग भेजे इसको पकड़ने के लिए? 100। वो 100 यहाँ पहुँच नहीं पाता, क्योंकि ये पहुँचने नहीं देता, ये मीडियम है। तो जब ये स्ट्रिंग भेजेगा तो इस मीडियम के अंदर से जाना पड़ेगा उस स्ट्रिंग को। अगर ये पानी है तो पानी के अंदर से जाना पड़ेगा उस धागे को इसको पकड़ने के लिए। तो ये क्या करता है, जब ये 100 स्ट्रिंग भेजता है तो उसमें से ये 60 खा जाता है या 90 खा जाता है। इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर? 90। और इस पर कितना लगा? सिर्फ 10। तो सिर्फ 10 स्ट्रिंग इस तक पहुंची। ये भेजा कितना था? 100 भेजा था, इस तक पहुंची कितनी? 10। बाकी की 90 कहाँ गई? इसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया खुद। तो हम ये बोलेंगे कि देखिए 100 स्ट्रिंग इसने भेजा था, 100 फोर्स, लेकिन ये जो बीच का मीडियम है ये वाला, इसने इसको 100 लगने नहीं दिया। कितना लगने दिया? सिर्फ 10। बाकी का 90 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसने अपने आप को ये अलाउ किया, ये परमिट किया कि तुम 90 खुद दबा जाओ, समझ आया? इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो मीडियम हम बीच में रखे हैं, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी? 90। समझ आ रहा? जितना ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो इसकी परमिटिविटी कहलाएगी। ये नहीं बोलना कि जितना इसने परमिट कर दिया 10 वो इसकी परमिटिविटी, क्योंकि परमिट शब्द से धोखा होता है, कन्फ्यूज़न होता है। परमिट शब्द किसके लिए है? इस मीडियम के अपने लिए है। इसने अपने आप को अलाउ किया कितना एब्जॉर्ब करने के लिए? 90। इसलिए इसकी परमिटिविटी कितनी? 90। ये 90 फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, और जाने कितना दे रहा है? सिर्फ 10। तो जितनी ये एब्जॉर्ब करता है वो इसकी परमिटिविटी कहलाती है। ये समझ आया? अब हमने एक दूसरा मीडियम लिया, ये वाला मीडियम ए, ऐसे इसको हमने ऐसे रखा। अब ये 100 स्ट्रिंग भेजता है, इस पर 100 नहीं पहुंचती, सिर्फ 40 पहुंचती है। कितनी? तो बीच में से इसमें से होकर गई इस मीडियम से, तो इस मीडियम ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 60। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी? 60। तो समझ आया परमिटिविटी किसको बोलते हैं? परमिटिविटी का काम क्या होता है? बोलिए, आया कि नहीं आया? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं इस मीडियम को रखता हूँ तो ये मीडियम कितना एब्जॉर्ब कर रहा था? 90, यानी इसकी परमिटिविटी कितनी? 90। तो इस पर फोर्स कितना लगा? 10। परमिटिविटी जब 90 है तो फोर्स कितना लग रहा है? 10। परमिटिविटी जब ज़्यादा है तो फोर्स कैसा लग रहा है? कम। अब हमने ये वाला मीडियम रखा, 100 स्ट्रिंग इसने भेजे, इस पर सिर्फ कितना लगा? कितना लगा? 40 लगा, बाकी के 60 इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो परमिटिविटी जब कम हुई तो फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया। जब 90 थी तो फोर्स कम था, 10 था, और जब परमिटिविटी कितनी हो गई? 60, परमिटिविटी कम हुई तो फोर्स क्या हो गया? 10 से बढ़ के 60 हो गया, 40 हो गया। समझ आया? तो परमिटिविटी और फोर्स का कनेक्शन क्या बना? अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम होगी तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा फोर्स लग जाएगा इस पर, समझ रहे हैं? और किसी मीडियम की परमिटिविटी बहुत हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कम फोर्स लगेगा। तो परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है मतलब मीडियम की परमिटिविटी कम है, और अगर फोर्स कम लग रहा है मतलब मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है जी, ये आया समझ में? आया? तो हमको मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक दिखानी है, इस कांस्टेंट के साथ लिंक करना है। और हमने देखा कि ये फोर्स
परमिटिविटी से किस तरह से प्रोपोर्शनेट है? इनवर्सली। परमिटिविटी ज़्यादा तो फोर्स कम, परमिटिविटी कम तो फोर्स ज़्यादा, इसलिए ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो हमने परमिटिविटी को नीचे लगा दिया। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू परमिटिविटी। ये चीज़ समझ आया? अब ये समझ आ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन कहाँ से आता है, उसका क्या मतलब होता है कि नहीं आया? बोलिए, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन कहाँ से आया? बोलिए, आ रहा है? हाँ जी। अब अगर मैं कूलम कांस्टेंट की जगह पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको लिखने से मीडियम का वो वाला गुण दिखने लगेगा जिस पर ये फोर्स डिपेंड कर रहा था, परमिटिविटी, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिस्टर्ब करने का काम करती है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये कितनी हो गई देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये किस चीज़ की परमिटिविटी है? किस चीज़ की परमिटिविटी है? मीडियम की। परमिटिविटी किसकी होती है? मीडियम की। तो ये फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा? मीडियम में लग रहा होगा। सो दिस इज फोर्स ऑन द मीडियम, और ये किस चीज़ की परमिटिविटी है? मीडियम। दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम बीच में रखे हैं वो मीडियम। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आया? ओके। अब इसमें ना हमने लैब में प्रैक्टिकल करके देखा कि जब हम मीडियम को फ्री स्पेस रख देते हैं, फ्री स्पेस यानी कुछ नहीं, वैक्यूम, और चूंकि हम लैब में पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए चारों तरफ हमारी एयर है, तो एयर को ही हम क्या मान लेते हैं? फ्री स्पेस। ठीक है ना? फ्री स्पेस का मतलब क्या है? बीच में कुछ भी ना हो, कोई एयर के पार्टिकल ना हो। समझ रहे हैं? जैसे आपको मालूम है, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर कम होती जाएगी। एयर तो हमारे सिर्फ सरफेस पर है ना, यहाँ सराउंडिंग में है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। बहुत ऊपर पहुँच जाओगे एयर खत्म हो जाएगा, और ऊपर जाओगे कुछ भी नहीं रहेगा। यानी क्या है वहाँ? वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं फ्री स्पेस। क्या? हाँ। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि अगर फ्री स्पेस है यानी कोई मीडियम नहीं है, और उस समय अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? थोड़ा सा सोचिए। ये 100 स्ट्रिंग भेजता है इसको पकड़ने के लिए, तो इस तक कितनी स्ट्रिंग पहुंचेगी अगर बीच में वैक्यूम है? तो 100, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं एब्जॉर्ब करने वाला। तो उस समय ये जितना फोर्स लगाता है, मैक्सिमम फोर्स इस पर लगता है और ये आ जाता है, ये रिपल हो जाता है। समझ आया? तो फ्री स्पेस में फोर्स कैसा लगता है? मैक्सिमम। कोई भी मीडियम बीच में आएगा वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, यानी फोर्स कैसा हो जाएगा? कम। तो हमेशा फ्री स्पेस में फोर्स कैसा लगता है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम बीच में आता है फोर्स क्या हो जाता है? कम। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया आपको? आया? ओके। तो हमने ना अपनी लैब में वैक्यूम क्रिएट करके दो चार्ज को रख करके, पॉइंट चार्जेस, उसमें कितना फोर्स लगता है ये हमने कैलकुलेट किया। बीच में मीडियम कौन सा रखा? फ्री स्पेस। मीडियम क्या रखे? फ्री स्पेस। और लैब में हमने उस फोर्स को नाप के देखा। फोर्स नापने के हमारे पास बहुत मेथड है, स्प्रिंग लगा के हम नाप सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने उसको नाप के देखा और इस चीज़ की वैल्यू निकाली कांस्टेंट की। ठीक है ना? ये मीडियम कौन सा ले रहे हैं हम? फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी लेंगे। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है 1। कितनी? 1। तो हमने ये रख करके निकाला इसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। उस समय जो भी फोर्स लग रहा था वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये कैसे निकलेगा? देखो, चार्ज कितना कितना ले लिए? 1 कूलम 1 कूलम। तो एक एक कूलम का 2 चार्ज ले लिए पॉइंट साइज का। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना कर दिए? 1। तो ये तो 1 हो गए, ये खत्म हो गए, ये तो रेस से खत्म हो गए ना, निकल गए। सिर्फ क्या बचा अब? ये। तो उस समय एक एक कूलम का चार्ज अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम रखे हैं, जितना फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स ना इसका कैलकुलेशन होगा, इस चीज़ का। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? बोलो बोलो। हमने लैब में क्या किया? एक कूलम का चार्ज लिए और उस चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखे? 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे। तो ये 1 कूलम 1 ही हुआ, डिवाइडेड बाय 1 ही हुआ। तो 1 तो खत्म हो गया रेस से। उस समय उस पर जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स को हमने नाप लिया किसी और मेथड से। तो जो फोर्स लग रहा होगा वही ना इसका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये तो 1 बन चुके हैं। तो ये इज इक्वल टू ये हुआ। ऐसा करके हमने निकाला और हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और फ्री स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन के आगे ये नॉट। मीडियम हम कौन सा यूज कर रहे हैं इस समय? फ्री स्पेस। जब कुछ भी नहीं था उस समय फोर्स निकाला तो ये आता है हमारा 9 × 10⁹। और ये किस चीज की वैल्यू है? इसकी, ये कूलम कांस्टेंट की। ये समझ रहे हो? इसकी वैल्यू।
तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब इसकी थोड़ी मुझे यूनिट बताइए कितना आ रहा है। देखिए इसकी मुझे यूनिट लिखवा दो। ये C है ना, इसकी वैल्यू तो बाकी सबको इधर भेज दो, यूनिट बन जाएगा इसका कूलम कांस्टेंट का। इसकी यूनिट क्या होती फोर्स की? न्यूटन। ये क्या है? मीटर स्क्वायर, इधर आया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर। और क्या बचा जी? इसको इधर भेज दिए, ये बचा कूलम स्क्वायर, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो पर कूलम स्क्वायर हो गया। ऐसे हमने इसकी यूनिट बना ली। दिस इज द यूनिट फॉर, किसका यूनिट है ये? कूलम कांस्टेंट का। ठीक है जी, याद रहेगा। ओके अच्छा, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं? इसको नॉट पढ़ते हैं ना, नॉट, NAUGST, नॉट। और ये किसके लिए यूज होगा? फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस पूरी की वैल्यू हमको पता है। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं और इसको डिवाइड में ले आऊं, 4 पाई तो नंबर है, ये आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई ये, एप्सिलॉन नॉट वहाँ चला जाएगा। ऐसा करके हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो ये हमको मिलता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट ज़रा बताएं एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन की यूनिट देखिए, एप्सिलॉन आ गया यहाँ, फोर्स आ गया यहाँ, है ना। तो यूनिट क्या बनी? एप्सिलॉन को इधर खसका लो, फोर्स को यहाँ खसका लो। 1/4 यानी न्यूटन नीचे आ गया ना, पर न्यूटन। ठीक है, ओके। कूलम स्क्वायर, और ये भी नीचे है, पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है कैसे बना रहे यूनिट? ये आता है परीक्षा में, कभी कभी पूछता है, समझ रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिफाइन कीजिए और उसका यूनिट और डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन भी थोड़ा मुझे बताइए, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन बताओ। डायमेंशन कैसे निकालोगे? 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूले से, या आपके सामने यूनिट है तो यूनिट देख के लिख दीजिए। ठीक है, समझे? ओके, बताइए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। ये किस चीज की यूनिट है? कूलम किसका यूनिट होता है? कूलम चार्ज का। किसका? चार्ज का आप लोग डायमेंशन क्या बनाओगे? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर A, और टाइम के लिए T डायमेंशन में। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप देखिए, A² T², क्योंकि कूलम का स्क्वायर है। पर न्यूटन फोर्स है, नीचे है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। ये याद होना चाहिए, MLT-2। फोर्स का लिख दिया। मीटर स्क्वायर भी नीचे है, पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का क्या? लेंथ का स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट कर दीजिए। पहले मैं मास लिख देता हूँ, मास ऊपर गया -1। L लिख देते हैं, L² इंटू L3, L ऊपर गया -3। उसके बाद T देखो, नीचे -2 ऊपर जाके +2, 2 और 2 4, T +4। और क्या बच गया जी? A, सो A²। ठीक है, ये आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए। दिस इज डायमेंशन फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी परमिटिविटी, चाहे मीडियम की हो चाहे फ्री स्पेस की हो, परमिटिविटी का डायमेंशन ये, और ऊपर यूनिट लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है, और इसको रट नहीं सकते। समझ रहे हैं? कब तक रटे रहोगे? तो बनाने का तरीका समझिए कैसे बनाते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो गया जी, यहाँ तक हो गया। ये किसकी परमिटिविटी है? ये 8.85 फ्री स्पेस की। और ये कैसे निकाले मैंने आपको बताया। कैसे? 2 चार्जेस कितने कितने के लिए? 1 कूलम। कितने डिस्टेंस पर रखे? 1 मीटर। तो ये हो गया 1 कूलम 1 मीटर, तो सब तो 1 ही हो गया, ये खत्म हो गया। उस समय जितना फोर्स लग रहा होगा चार्ज के बीच में, वही फोर्स ना इसका कैलकुलेशन देगा। तो हमने इस चीज़ का कैलकुलेशन ऐसे निकाल लिया, फोर्स नाप के, स्प्रिंग लगा के या बैलेंस लटका के फोर्स हमने नाप लिया। ठीक है, ओके। जब ये निकल गया तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन को खसका के वैल्यू निकाल ली। वो तो मैथमेटिक्स है फिर। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे थे परमिटिविटी की। ये परमिटिविटी किसको अफेक्ट करती है? नहीं, मीडियम की प्रॉपर्टी है। अफेक्ट किसको करती है? फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को।
ठीक है। अभी मैंने आपको परमिटिविटी की कुछ वैल्यूज बताई, जैसे यहाँ पर देखिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या दिख रही है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर सो मच सो मच सो मच, माइनस में प्लस में कुछ में भी ऐसा होता है। जब इस तरह के नंबर आपको दिखें परमिटिविटी की वैल्यू, तो ऐसे परमिटिविटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हकीकत वाली परमिटिविटी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू परमिटिविटी, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो एयर की एक्चुअल परमिटिविटी कितनी होती है, एयर या फ्री स्पेस की 8.85 10 टू द पावर -12, इतना होता है परमिटिविटी। अगर मैं आपसे पूछूं पानी की परमिटिविटी बताइए, और कौन सी परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट वाली। हमने दो चार्ज के बीच में मीडियम क्या रख दिया, पानी, वाटर, वाटर की परमिटिविटी बताइए, उसकी भी ऐसे ही होगी 7.895 इंटू 10 टू द पावर -21 पॉइंट समथिंग, ये वो ये ऐसे। आपको याद हो गया क्या, नहीं हुआ। मैंने ग्लास रखा दो चार्ज के बीच में, ग्लास का परमिटिविटी हमने कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसका है 17.59 इंटू 10 टू द पावर -31। याद हो गया क्या। ऐसे नंबर याद करने आसान है कि कठिन है, कठिन है। तो हमने ना परमिटिविटी बताने का एक नया जुगाड़ खोज लिया। क्या खोज लिया, एक नया जुगाड़। और ये जुगाड़ देखो कठिन लगता है कि आसान, आप मुझे बताना, ठीक है। हमने क्या किया, देखो दो चार्ज पार्टिकल लिए और उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया, यानी फ्री स्पेस। उस समय इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना फोर्स लग रहा था उसको हमने नाप लिया, नाप सकते हैं ना, कोई भी मेथड लगा के फोर्स नाप लिए। अब फ्री स्पेस में दो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगाते हैं वो हमने नाप लिया, ठीक है, समझे। अब उसको लिख लिया कि फ्री स्पेस में इतना फोर्स लग रहा था दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है भाई, फ्री स्पेस खत्म, हमको मालूम है कितना फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम मीडियम रख रख के चेक करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फ्री स्पेस में कितना फोर्स लग रहा था दोनों चार्ज के बीच में, ठीक। अब हम आए, अब हम मीडियम रखते हैं ऐसे, ये वाला मीडियम हमने उठाया, ठीक है, ये वाटर है, क्या है ये, वाटर। इमेजिन कीजिएगा ना, वाटर जैसा तो नहीं दिख रहा है लेकिन वाटर मान लीजिए। हमने दोनों चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे, बीच में मीडियम क्या है, वाटर, ठीक है। अब हमने देखा कि पहले जो फोर्स लग रहा था फ्री स्पेस में वो तो हम लिख के रखे हैं कितना फोर्स लग रहा था, कितना, अगर 1 कूलम का लिए हैं तो इतना फोर्स लग रहा था, ये तो हमको मालूम है, दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस में इतना फोर्स लगता है। अब ये हमको मालूम है ना। अब हमने देखा कि ठीक है भाई, देखो जब फ्री स्पेस में था तो उतना फोर्स लगता था, बीच में मीडियम रख दिए वाटर, हमने देखा कि फोर्स ना 90 गुना कम हो गया। कितने गुना कम हो गया, 90 गुना कम हो गया। तो पहले इतना लग रहा था, आप बहुत कम लग रहा है, कितना कम, इससे 90 गुना कम, इसको 1 गुना मान लिए, इसको क्या मान लिए, 1 गुना फ्री स्पेस में लगता था। अब क्या बोल रहे हैं, वाटर रखने से कितने गुना कम हो गया, 90 गुना कम हो गया। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, 90, जितने गुना इसने कम कर दिया 90, समझ आया। ओके, दूसरा मीडियम हम लेके आए, कोई और मीडियम, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, कुछ भी, ये रखे, ठीक है। हमने देखा था कि फ्री स्पेस में फोर्स उतना लगता था दो चार्ज के बीच में, उसको 1 गुना माने। जैसे ही दूसरा मटेरियल बीच में रखते हैं, हमने देखा 40 टाइम ये फोर्स कम हो गया। कितने गुना कम हो गया, 40 टाइम, जितना फ्री स्पेस में लगता था उससे 40 गुना फोर्स कम हो गया। तो भैया जो मीडियम रखे उसकी परमिटिविटी कितनी, 40, 40, समझ आया। एक तीसरे तरह का मीडियम हम लेके आए, सपोज ये, और इसको ऐसे रख दिए, ये आया समझ। अब हमने देखा कि जितना फ्री स्पेस में फोर्स लगता था उससे 6 गुना फोर्स कम हो गया। कितने गुना, तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, 6। अब आप मुझे बताइए, एक बार मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है किसी मीडियम की, 8.85 इंटू 10 टू द पावर सो मच, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग 10 टू द पावर सो मच, 98 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर सो मच, ये भी तो परमिटिविटी की वैल्यू थी। और अब जो हम परमिटिविटी की वैल्यू बता रहे हैं 90, 40, 6, 20, कौन सा आसान है याद करना, ये जो 90, 40, 6, 10 हम आपको बता रहे हैं, ये याद करना ज़्यादा आसान है। ये कैसी परमिटिविटी है, कंपेयर करने वाली। किससे कंपेयर कर करके हम बता रहे हैं, फ्री स्पेस में जितना फोर्स लग रहा था उससे हमने कंपेयर किया कि मीडियम रखते हैं तो ये 90 गुना कम कर देता है। किससे 90 गुना, जितना फ्री स्पेस में लग रहा था उससे 90 गुना कम कर दिया, इसलिए इस मीडियम की परमिटिविटी 90 हो गई। जितना फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा था उससे 40 गुना दूसरे मीडियम ने कम कर दिया, तो दूसरे मीडियम की परमिटिविटी क्या हो गई, 40 हो गई। तीसरे मीडियम ने 6 गुना कम किया जितना फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा था, तो तीसरे मीडियम की परमिटिविटी 6 बोल दी हमने। तो ये ज़्यादा आसान है बोलने में, सुनने में, लिखने में, समझने में, है ना। और ये कौन सा है, कंपेयर करने वाला, फ्री स्पेस से कंपेयर करने वाली परमिटिविटी। इसका हमने नाम रखा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम रख दी इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा आसान है,
एज कंपेयर टू ओरिजिनल परमिटिविटी किसी मीडियम की, क्योंकि ओरिजिनल तो ऐसे ही मिलेगी, समथिंग पॉइंट समथिंग 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 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, और आपको वो याद करना मुश्किल रहेगा। इसलिए हमने अपनी भाषा का जो हमको इजी लगता है वो लैंग्वेज सेटअप कर ली। कौन सा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और किसके साथ रिलेशन? फ्री स्पेस या एयर, एयर को एज गुड एज फ्री स्पेस मान सकते हैं। सो रिलेटिव, यहाँ लिखता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव के लिए मैं परमिटिविटी के सिंबल में क्या यूज कर रहा हूँ? आर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये समझ आ रहा है लैंग्वेज? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से कंपेयर करके बताइए कितने गुना कम हो गई, कितने गुना बढ़ गई, उस परमिटिविटी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता है और आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जैसे वो 8.85 है। समझ आया कि नहीं आया? इस समय हमारा मीडियम क्या है? एयर, फ्री स्पेस, तो ये रही उसकी ओरिजिनल परमिटिविटी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या चीज है जी, बोलिए? हाँ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अपॉन में क्या लिखा है हमने? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये समझ आ रहा है लैंग्वेज कि नहीं आ रहा? इसमें अंतर समझ में आ रहा है कि ये कैसी परमिटिविटी होगी, नंबर्स में कैसे दिखती होगी, ये नंबर में कैसा दिखता होगा? आ रहा है? ये कैसा दिखता होगा नंबर में, बताओ? ऐसा, समथिंग पॉइंट समथिंग 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 10 टू द पावर समथिंग, ऐसा वाला है ये एब्सोल्यूट। क्योंकि ओरिजिनल में हर मीडियम की परमिटिविटी इसी तरह रिप्रेजेंट होती है। हमने अपने समझने के लिए ये बनाया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्यों? क्योंकि हम एयर में नाप लेंगे फ्री स्पेस में और उससे कंपेयर कर करके बताएंगे कि 5 गुना फोर्स कम कर दिया, 10 गुना फोर्स कम कर दिया, 40 गुना फोर्स कम कर दिया, और परमिटिविटी का क्या नाम चिपकाएंगे? 10, 50, 40, 90। तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? बोलिए। इसी चीज को अगर मैं फोर्स से एक्सप्लेन करूं, फोर्स से, तो रिलेटिव परमिटिविटी को देखो फोर्स से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको ऐसे पलट देते हैं। सो दिस इज फोर्स इन मीडियम, सॉरी, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। कैसे? ये एक्चुअल फॉर्मूला है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन गिवन मीडियम यहाँ, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन फ्री स्पेस। इसका रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी देता है। कैसे देता है? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन, ये फ्री स्पेस है, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मीडियम में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये मीडियम, जो भी मीडियम रहेगा उस समय, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई कैंसल, और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन है, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन m है। जब ये पलटी मारेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे बना फोर्स से। समझ रहे हो ना? और वो भी क्यों कि देखो ये किस चीज की परमिटिविटी है? मीडियम की। रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं लेकिन होता किसका है? मीडियम का। तो इसका कनेक्शन मीडियम के साथ है। समझ आया? और फोर्स और परमिटिविटी का क्या रिलेशन होता है? फोर्स अगर ज्यादा है तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कम। समझ रहे हैं? किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसलिए ये किस चीज की परमिटिविटी है? मीडियम की, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ रहे हैं? इसलिए अगर ये मीडियम का है तो मीडियम वाले को नीचे लिखना है, फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, इसलिए ये ऐसा लिखा जाता है। और जब ये सॉल्व होता है तो आपको ये मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक? आया समझ में कि नहीं आया? और एब्सोल्यूट परमिटिविटी कैसे निकलती है? बोलिए। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कीजिए? फ्री स्पेस के परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीडियम की ओरिजिनल परमिटिविटी आ जाएगी। समझ रहे हैं इसको कैसे करना है? तो ये आप अपने शब्दों में नोट कर लीजिए उसको। हो गया यहाँ तक? हो गया कि नहीं? हो गया? बोलो हाँ जी। अब देखिए मैं वही चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ
कि मीडियम की परमिटिविटी कैसे लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी में एयर की परमिटिविटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी में एयर की परमिटिविटी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया जी यहाँ तक। हाँ जी, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये ओरिजिनल परमिटिविटी आ जाएगी, है ना। कैसे लिखना है, हमने अभी कूलम का फोर्स का फॉर्मूला बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, क्योंकि ये मीडियम वाला फोर्स है इसलिए मीडियम की परमिटिविटी आ गई। अब हम इस मीडियम की परमिटिविटी को एक्चुअल लिखना चाहते हैं, एक्चुअल में निकालना चाहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ER इंटू E0। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए बदल गया, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। देयरफॉर कूलम फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी जगह लिख दिए हम, मीडियम की जगह। ये समझ में तो आ रहा है ना जी कि नहीं आ रहा है, बोलते भी जाइए पक्का, बाद में नहीं बोलना कि सर समझ नहीं आया, कहाँ कहाँ घुमा फिरा दिए आप, है ना, समझते जाइएगा। ये थोड़ा सा अगर आप समझ के बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ये क्या चल रहा है। ऐसे में ज़बरदस्ती नहीं लिख दे रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है ना। ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, आप एक बात याद रखिएगा। अगर आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तभी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो खाली आप नोट करेंगे और रटते रह जाएंगे। मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना है तो उसका तरीका क्या है, जो रिलेटिव परमिटिविटी आप यूज़ कर रहे हो 10, 20, 40, 50, 90, उसको एयर की परमिटिविटी 8.85 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा, वही डेसिमल वाला नंबर, तो उस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी आप क्या लिख सकते हो उसको, ER इंटू, हाँ जी ये ओके, Q1 Q2 अपॉन R², करेक्ट ये, ठीक है, आया समझ में, हाँ जी ओके। नाउ दिस इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कितना होता है, क्योंकि हम रिलेटिव परमिटिविटी की भाषा में बात करते हैं। ये तो चलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना हमारा, ओके, दिस इज व्हाट रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कैसे निकलता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिस मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है उसको यहाँ लिखेंगे, जिस मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है उसको यहाँ, और उसको किससे कंपेयर कर देंगे, तो हाँ फ्री स्पेस से। तो ये क्या आ जाएगा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। हमको अभी किस मीडियम का निकालना है, फ्री स्पेस का। एयर, ठीक है ओके। तो यहाँ मुझे क्या रखना चाहिए, मेरा मीडियम कौन, फ्री स्पेस या एयर। तो यहाँ मैंने मीडियम की जगह क्या लिख दिया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ER इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, और इसको कंपेयर किससे करना है, एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ कंपेयर के लिए एप्सिलॉन, ये क्या आ गया 1। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 1, इसको 1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा और निखर गया ना, ये तो 1 हो गया आपका, दिस इज ओनली एप्सिलॉन नॉट। हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आया या नहीं आया, बोलो, आ गया। ये बन गया फ्री स्पेस वाला फॉर्मूला, एयर के लिए इसको यूज करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा, हाँ मीडियम के लिए आप यूज नहीं करेंगे, कोई और मीडियम आएगा तो फिर ये यूज करेंगे आप मीडियम के लिए, समझे, ओके। हाँ अब देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि अगर बीच में वैक्यूम हो, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम हो तो फोर्स कैसा लगता है हमेशा, बोलिए, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम हो, कुछ भी ना हो, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, सबसे कम। कुछ भी नहीं है तो परमिटिविटी क्या है, कुछ भी नहीं, सबसे कम। परमिटिविटी मिनिमम, तो फोर्स कैसा हो गया, मैक्सिमम। यही ना है मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि इस समय हम परमिटिविटी क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में फोर्स कैसा हो जाता है, तो दिस इज मैक्सिमम फोर्स। फ्री स्पेस में फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, और उस समय परमिटिविटी कैसी हो जाती है, मिनिमम। तो उस समय परमिटिविटी मिनिमम। तो ये जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ये क्या है, मिनिमम।
यानी कितनी, रिलेटिव परमिटिविटी की भाषा में बात करते हैं। एब्सोल्यूट की भाषा में बात करोगे तो कितनी, 8.85। तो ये कैसी परमिटिविटी है जी, मिनिमम। बोलिए आ रहा है समझ। एयर की या फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम, क्योंकि वहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, तो ये मिनिमम परमिटिविटी। और इसको रिलेटिव परमिटिविटी की भाषा में इसी को क्या बोलना है, 1। ये समझ आया या नहीं आया, आया। क्यों 1, क्योंकि इसको डिवाइड किससे करना है आपको, इसी से, तो 1 हो जाएगा कट के, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर 1। और ये मिनिमम परमिटिविटी है। इसका मतलब है कोई भी मीडियम डालोगे तो वो फोर्स को कम कर देगी, यानी उसकी परमिटिविटी एयर से ज़्यादा हो जाएगी। एयर में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, कोई मीडियम आएगा तो फोर्स को कम करेगा, फोर्स कम करा मतलब कुछ तो खा गया, यानी उसकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी। फोर्स कम, परमिटिविटी ज़्यादा। तो दुनिया में हर मीडियम की परमिटिविटी एयर से ज़्यादा होती है। समझ आया, हमेशा ज़्यादा होगी। तो यहाँ नोट कीजिए, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 एयर की रिलेटिव परमिटिविटी है, और दुनिया में कोई भी मीडियम आप दो चार्ज के बीच में रखेंगे तो हमेशा वो एयर से ज़्यादा परमिटिविटी रखेगी, क्योंकि फोर्स कम करेगी। एयर में मैक्सिमम फोर्स रहता है, सबसे ज़्यादा फोर्स, यानी परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम। कोई भी मीडियम आएगा तो फोर्स को अफेक्ट करेगा, यानी उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी एयर से। तो ये आप याद रखोगे। अब कहीं भी आपको लिखा हुआ मिला कि फॉर वाटर परमिटिविटी 0.86, तो आपको दिमाग यहाँ लेके आना है कि परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। 0 नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती परमिटिविटी। कोई भी मीडियम आएगा उसकी परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो कहीं भी परमिटिविटी की वैल्यू आपको, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको 0 पॉइंट कुछ लिखा मिले 1 से छोटा, तो आपको उसको पकड़ लेना है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। आया समझ के नहीं आया, बोलिए। आगे चल के फ्यूचर में हम लोग ये रेशियो फिर से पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में दोबारा से। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बीच में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं, स्लैब डालते हैं और कैपेसिटेंस को चेक करते हैं कम हुआ कि ज़्यादा हुआ कि बढ़ गया, उस समय मीडियम की फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके लिए यूज़ करते हैं, इंसुलेशन के लिए। डाइलेक्ट्रिक शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं, इंसुलेशन के लिए। तो आगे चल के जब हम लोग कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में, सॉरी थर्ड में नहीं है, सेकंड में है, उस समय हम लोग फिर से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। और ये जो रेशियो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसी रेशियो को वहाँ बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, हाँ, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये रेशियो फिक्स रहता है, और वहाँ पर चल के इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमने सिंबल क्या बनाया है, K। हाँ, और रहेगा ये सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय किसकी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसका रेशियो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल क्या, K। तो हम फिर यहाँ पर इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, K। यही ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं। अभी हम यहाँ नाम क्या रख रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरे चैप्टर के लास्ट में इसी का नाम क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर्स को। तो ये इसका एक और रूप देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसको मैंने ये ER को क्या लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो है ही एज इट इज। ओके, ये तो हमारा कूलम्स फॉर्मूले का रूप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना कि नहीं है, ठीक बताओ, ठीक है, आया समझ में। परमिटिविटी किसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, दोनों का कन्वर्जन क्या है, हर मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, परमिटिविटी का यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ओके, अब ये हमने जो फार्मूला बनाया अभी कूलम का, ये फार्मूला किस चीज़ के बारे में बात करता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे मत देखो मुझे, कैसी क्वांटिटी होती है फोर्स, वेक्टर। और जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है
उसके लिए कंपल्सरली आपको दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। हमने जो फॉर्मूला बनाया कूलम का वो सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए ये अधूरा फॉर्मूला है, अधूरा फॉर्म है, ठीक है। इसलिए अब हम इसमें एक लेक्चर और लेंगे सेपरेट और इसको पूरा करेंगे, यानी इसको क्या देंगे, डायरेक्शन, और वो होगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है जी। तो ये नोट करें, उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे।